अगला सत्र आरंभ करते हैं। अगला सत्र आरंभ कर हमारा आज हम सभी आदरणीय योगाहार कार्यक्रम के सभी सम्मानित सदस्य आज देसी बीज संरक्षण पर चर्चा करने वाले हैं। और तो क्योंकि कल हमने आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी से और उनके साथी सहयोगी से हमने बहुत कुछ बीज संरक्षण और बीज संगोपन पर हमने चर्चा की। तो उससे हमने क्या सीखा, तो इसके लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी नमस्कार, ओम सभी को। और बहुत सुंदर आज की योग कक्षा रही है और शायद संदीप जी चले गए हैं और लेफ्ट हो गए हैं क्योंकि उनका दूसरा काम है, लेकिन हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आज का जो सत्र के ऊपर जब चर्चा हुई तो इस बात पर हम ये सोचा गया कि क्यों नहीं ये जो हमने कल बातचीत की थी सुजीत जी के माध्यम से कि हम बीजों का संरक्षण करेंगे और बीजों का संरक्षण करने के साथ उसको एक व्यावसायिक रूप देने का जो प्रयास है सुजीत जी का, उसको आगे बढ़ाते हुए हम अपने जो सदस्य हैं, जो प्रश्न हमारे और रह गए हैं उसको आने वाले कुछ दिनों बाद सुजीत जी फिर से आएंगे और अपनी बात छूट गई है उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए हमारे सदस्यों का क्या सोचना है, कल की जो चर्चा हुई है उसके बारे में उनके क्या विचार मन में आ रहे हैं, क्या करने का वो सोच रहे हैं, क्या वो करना चाहेंगे। इस तरह की व्यवस्था जो सुजीत जी ने बताई है उसमें क्या वो सहमत है, क्या उसको करने के लिए वो तैयार है, या उस व्यवस्था जो अभी तक के उनके द्वारा बताई गई है उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, उसमें हम क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं और कैसे इस चीज को और बेहतर बनाया जा सकता है। इस विषय पर हमारे सदन के लोग आज सभी सदस्य चर्चा अगर करते हैं और अपने विचार रखते हैं और उन विचारों को अगर हम लिपिबद्ध कर सकते हैं, कोई हमारे टीम में से कोई उसको लिख ले, प्रश्नों को लिख ले, तो सुजीत जी को के आने से पहले ही वो सारे प्रश्नों को पहले से ही दे दें, जिससे वो पूरी तैयारी के साथ आए और हम उनका जो एक्सपीरियंस है या उनके जो समय है उसका भी सदुपयोग करके अपने सदन की कार्रवाई को और बेहतर बना सकें। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो हमारा योगाहार का जो सत्र है, तकनीकी सत्र है, इसकी भी गुणवत्ता को बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। कई बार हमारे साथियों ने यह बात कही है कि यह सत्र बहुत लंबा हो जाता है, ये सत्र कई बार 9 बजे तक चलते रहता है और जबकि हम 8:30 बजे तक उसको समाप्त करने की बातचीत करते हैं। इस विषय पर भी आज हम अपने सुझाव दें कि हम अपने सत्रों की अपने उसकी गुणवत्ता किस प्रकार से बनाए रखें, जिससे कम समय पर हम ज्यादा से ज्यादा बात भी कह सकें और समय का सदुपयोग भी कर सकें। तो इस क्रम में आज जो सुजीत जी के जो के प्रति, उनके कार्यों के प्रति जो प्रश्न है उसको करने के लिए हमने ये सोचा कि उनके लिए प्रश्न हम पहले से ही तैयार कर लें, जिससे कि हम बीच में सारे जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं उसके बाद जब उनके साथ चर्चा होगी उसके बाद फिर हम और सामान्य चर्चा अपनी कर लेंगे। और इस सत्र को भी हमारा जो चर्चा का सत्र है उसको भी 8:30 बजे तक यथासंभव उसको समाप्त करने का भी प्रयास करें। तो ऐसा करके इस योगाहार कार्यक्रम की गुणवत्ता जो सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है उसके उसको भी बनाए रखने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए और अपने कार्यों को भी, सामान्य कार्य को भी करने के लिए हमें निश्चित रूप से मदद मिलेगी। ऐसा प्रस्ताव है आज की चर्चा का। अ, केंद्र बिंदु लिखित बीजों का के माध्यम से उसका संरक्षण, उसका व्यापार, उसके माध्यम से उद्यमिता, उसके माध्यम से जैसा संदीप सबरवाल जी ने कहा था कि हम बीजों का व्यापार करने से हम शायद
एक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं जैविक बीजों का योगदान करने के लिए। और जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो ये भी मन में ध्यान आ रहा है कि जब हम बीजों पर बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सारे हमारे साथी जो प्राकृतिक देसी बीजों पर काम करते हैं, वो संभवतः इस हमारे सत्रों में सम्मिलित नहीं हो पाए। उदाहरण के लिए हमारे मानसिंह गुर्जर जी, जो कि जिन्होंने बहुत सारा काम किया है बीजों के ऊपर। इसी प्रकार से हमारे गुजरात के जो भाई आए भी थे हमारे इस कार्यक्रम में, उन्होंने भी देसी बीजों के ऊपर काम किया है। तो जितने भी हमारे साथी प्राकृतिक देसी बीजों के ऊपर संरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको भी संभवतः अगर हम बुला सकते हैं इस व्यवस्था को आगे पर चर्चा करने के लिए, तो शायद हम इस चीज को वार्ता को सार्थक बना सकते हैं। हमारे साथ में एक रघुवंशी जी भी थे यूपी से, प्रकाश सिंह रघुवंशी जी। तो उनको भी हम संभवतः इस कार्य में, इस आने वाले सत्रों में उनको भी जोड़ें, जिससे कि जैविक बीजों के ऊपर हम चर्चा को और ज्यादा सार्थक बना सकें और उनके लाभ को भी ले सकें। इसके साथ साथ यदि हमारे पास समय हुआ तो हम बीजों के साथ साथ जो नर्सरी बनाने का प्रस्ताव संदीप जी ने अभी कुछ दिन पहले दिया था कि अगर हम नर्सरी बनाते हैं तो उसका भी एक फायदा होता है। पता नहीं संदीप जी आज हैं कि नहीं है, शायद अभी तक के तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे कि इसकी प्रासंगिकता कितनी है, उसकी फायदा कितना होगा। और वर्तमान में जो मेरा प्रश्न एक उस समय मुझे दिमाग में आया था कि हम पूछें कि वर्तमान में जो नर्सरी ऑलरेडी लगा रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर हम रहते हैं, तो उनके साथ हम भिन्न क्या कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी का काम बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। तो उसके ऊपर ये संदीप जी से सवाल था, तो इसको भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की हम शुरुआत बीजों का, कल का जो सत्र रहा, जैविक और प्राकृतिक बीजों का उत्पादन, उसके ऊपर चर्चा, उसके ऊपर हमारे प्रश्न, उस प्रश्नों को लिपिबद्ध करने के लिए दिनेश जी क्या हमारे साथ हैं? दिनेश जी, दिनेश सेमवाल जी। तो जी दिनेश जी, जी प्रणाम अगर सर, मैं उपस्थित हूँ जी। प्रणाम सर। तो आप इसको लिपिबद्ध कर लीजिएगा जो भी प्रश्न आते हैं। तो जैसा मैंने कहा, उसको हम सुजीत जी को, विनोद जी को पहले से ही उनके साथ शेयर करके जो उनका सेशन हो तो उसको वो फोकस हो करके उसमें प्रश्नों को पहले से ले लें, जैसे होता है वो एक उनको मालूम है कि आज के उसमें उनसे क्या पूछा जाने वाला है। तो ऐसा भी कुछ व्यवस्था के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे का सत्र रंजना जी, बुद्धिलाल जी और दिनेश जी उसको डॉक्यूमेंट करने का काम, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार। जी जी, धन्यवाद सर। और आगे का सत्र में आदरणीय श्री मुन्नेलाल भाई साहब को सौंप देती हूँ। वो एक एक करके हमारे सदस्यों को बुलाने का कष्ट करें। जी आदरणीय मुन्नेलाल भाई साहब। जी बहन जी, धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी और सदन में उपस्थित हमारे सभी युगहार परिवार के सदस्य। आदरणीय रविचंद्र मेहरा जी ने हैंड रेज किया है, उनके पहले मैं इस भाव के साथ आमंत्रित करूंगा सदन में उपस्थित भाई बहनों को जो देसी बीज के ऊपर अपना सवाल कर सकते हैं, और वो सवाल हमारे आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी लिखेंगे, और जब आदरणीय सुजीत जी आएंगे तो उनको वो सवाल का समाधान अपन को समय रहते मिल जाएगा। इसके पहले मैं एक दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ देसी बीज के लिए। बरसों पहले मिली आजादी, चले गए परदेसी, जाते जाते छिड़क गए धरती पर बीज विदेशी। पूरब की पावन माटी पर फसल पक रही पश्चिम की, रूप रंग में जिसके डूबी गांव शहर हर बस्ती थी। भूल गए जो अपनी सभ्यता, सभ्य वही कहलाए, खाना पीना और पहनावा न देश का जिनको भाए। माल विदेशी बेच रहे हैं अभिनेता अब देसी, अपने घर में बेघर होकर भटक रहा स्वदेशी। बरसों पहले मिली आजादी, चले गए परदेसी,
जाते जाते छिड़क गए धरती पर बीज विदेशी। ये विदेशियों का बीज जो हम धरती पर छिड़कते हैं, आज हमारे सदन में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। तो देसी बीज के ऊपर हमारे किसान भाइयों का जो और हमारे उपस्थित सदस्यों के जो सवाल होंगे, जो सुझाव होंगे, जो मार्गदर्शन होंगे, वो अवश्य बताएं। मैं सम्मान के साथ रमेश चंद मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात रखें। जी ओम। सदन को नमन। देसी बीज पर पिछले दिनों चर्चा हुई है, सबरवाल जी ने भी बात की, और कल जो चर्चा हुई दत्ता सिंधे जी ने भी, और आदरणीय हमारे कल जो थे सुजीत जी, आप लोगों ने देसी बीज पर चर्चा की। देसी बीज क्यों पीछे छूटे, इस पे हमें सोचना चाहिए कि देसी बीज क्यों। तो जो मेरा विचार है कि देसी बीज में गुणवत्ता तो है, पर उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम है। उसको कैसे बढ़ाएं, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, देसी बीज का चिन्हांकन, ये किन परिस्थितियों में कौन से होते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बीज होते हैं और वो उस क्षेत्र में ही बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, पहले भी आदरणीय मुनीलाल जी ने कहा था कि हमने एक भटा देखा बैंगन, जो केवल एक विशेष क्षेत्र में ही होता है, जो कि हमारे नर्मदापुरम से 7 किलोमीटर दूर निमसाड़िया गांव है, उसके एक क्षेत्र में ही होता है। वहां से यदि हम 2 किलोमीटर दूर ही उस बीज को लगा देंगे तो वो उतना अच्छा नहीं होता। ये उनकी कुछ विशेषताएं होती है। इस कारण तो सबसे पहली बात है कि इनके उत्पादन की क्षमता कैसे बढ़े। जी ओम। जी ओम सर, मेरा प्रश्न पूरा हुआ। जी जी, बहुत सुंदर। मैं आदरणीय मेहरा जी, महत्वपूर्ण बात आपने रखी। और जैसा आपने कहा है कि एक जगह विशेष पर एक बीज विशेष का उत्पादन अच्छा होता है। जैसा आपने नफसारिया गांव की बात कही है, वहां बिहार के लोग किसान आते हैं और वो जमीन किराए पर लेकर के एक जगह भटे की उत्पादन करते हैं, और वो भटा का वजन 4-5 किलो का होता है। इतना बड़ा भटा 1 किलोमीटर के एरिया में होता है। तो इस विषय पर भी कहीं ना कहीं हम क्षेत्रवार और बीज, देसी बीज का अगर उत्पादन करते हैं, सही जगह चुनते हैं, तो हम किसान भाइयों को उसका लाभ होगा। जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, आप सादर आमंत्रित हैं। सिर्फ प्रश्न करना है, उत्तर तो बाद में मिलेंगे ना इसके। हेलो, आप, ऐसा नहीं है, चर्चाएं जी। हैं अशोक जी, अपनी अपनी बात रखें, अपन अपनी चर्चा करें देसी बीज के ऊपर। विषय रहेगा देसी बीज। अगर तो किसी के पास समाधान भी है तो वो भी बता सकता है। मेरा प्रश्न है, देसी बीज क्या है और हाइब्रिड बीज क्या है, इनमें क्या अंतर है? ये मेरा प्रश्न है। इनके बारे में कोई जानकारी हो तो बताने की कृपा करें। इसमें जी आदरणीय शरद वर्मा जी। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। देसी बीज भ्राता वो होता है जो बीज से बीज बनाया जा सकता है, और हाइब्रिड बीज वो होता है जिसे आप बीज नहीं बना सकते, जिसमें मेल फीमेल को अलग से मिलाकर फिर बीज तैयार किया जाता है। वो हाइब्रिड बीज और विदेशी बीज होता है। और देसी बीज में आप बीज के द्वारा बीज बना लेंगे तो वो बीज आपका ओपी वैरायटी कहलाएगी, कि आप बीज से बीज का उपयोग कर सकते हैं। जी ओम। जी, अशोक भैया का और कोई सवाल? हेलो, हाँ, मैं शरद भैया से पूछना चाहता हूँ कि ये बीज प्रोग्राम में ये संस्थाएं जो बीज लेती है, जो जैसे 322 गेहूं है, 451 है, चना आरबीजी 202 वगैरह, ये देसी बीज में आते हैं कि नहीं आते हैं? ये देसी बीज में ही आएंगे। ओपी वैरायटी अपने भारतवर्ष की
और भारत में तैयार किए गए वैरायटी है। ओपी वैरायटी में आप बीज से बीज बना लोगे। मेरे हिसाब से जो मानसिंह जी जो बीज का कलेक्शन कर रहे हैं वो पुरातन वाले बीज के कर रहे हैं, जो जो अलग ही थे। हाँ, जो पुरानी पुराने सीड थे वो जिनकी जो चर्चाएं विलुप्त, अपनी, हाँ, जो विलुप्त हो गए ना, अपने यहाँ से विलुप्त हो गए, हाँ जी जी जी, उनको देसी बीज मानते हैं वो, ऐसा कुछ है। है क्या इसके बारे में और कुछ जानकारी? जी जी, अशोक भैया ने जो बात कही है कि देसी बीज जो विलुप्त हो गए हैं, हमारे मान सिंह जी उसका संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं। और मैं अगला सवाल आदरणीय प्रणाली मराठे जी, सादर आमंत्रित है। मेरा सवाल नहीं है भाई जी, सिर्फ हाइब्रिड बीज जो होता है ना, उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। वो धान लगता है, उसको लगने की प्रक्रिया जल्द होती है, और हाइब्रिड से जो हमारी प्रजनन क्षमता पर बहुत सारा परिणाम होता है, ऐसे दुष्परिणाम भी उसके हाइब्रिड के होते हैं। उसका उत्पाद बहुत होता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी बहुत सारे हैं। जी, उत्पादन अधिक होता है हाइब्रिड बीज के, लेकिन दुष्परिणाम होते हैं। आदरणीय प्रणाली मराठे जी ने महाराष्ट्र से बताया। जी धन्यवाद। और अब आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपने सुझाव रखें। धन्यवाद मंजय। जो पटेल साहब का जो प्रश्न था उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि देसी बीज जो आपने कहा कि राजपूत की जो परंपरागत बीज कर रहे हैं उन्हीं को देसी बीज बोला जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो देसी बीज और संकर बीज में जो आप अंतर कर रहे हैं, तो उसका जो जवाब है कि देसी बीज या जिसको स्ट्रेट वेराइटीज बोलते हैं हम, भले ही यूनिवर्सिटी से ली हो, इसमें संकर करने की जरूरत नहीं है। और स्ट्रेट वेराइटी जो है, सरल जाति प्रजाति जिसको हम बोलते हैं, वो एक बार यदि हमारे पास में आ जाए तो हम उसका बीज 10 साल 20 साल यूज कर सकते हैं, बार बार मार्केट जाने की जरूरत। संकर बीज में हमेशा ही हमको हर साल मार्केट जाना पड़ता है, और इसलिए फिर निश्चित रूप से वो हमारी पराधीनता बढ़ाता है। संकर बीज से हम दूसरे साल भी अपना बीज नहीं बना सकते, यह वास्तविकता है। इसलिए दोनों में जो अंतर है कि देसी बीज रहे या विद्यापीठों द्वारा केफी के द्वारा दिया हुआ सरल बीज रहे, ये किसानों के हित में है, क्योंकि वो उसको स्वावलंबी बनाएंगे। और संकर बीज जो है वो बाजार व्यवस्था पर निर्भर है और किसान को पराधीन बनाएंगे। यही मेरा जवाब है आपके सवाल। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। और हमारे जो भी भाई बहन अपना बीच में सवाल आता है तो हैंड रेज करके आप अपना सवाल कर सकते हैं। अब मैं आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को सादर आमंत्रित करता हूं, जो बीज देसी बीज की जो है विषमता है, मैं आए और अपना मार्गदर्शन सदन को दे। आदरणीय डॉक्टर विनोद जी भट्ट। देसी बीज तो असल में यही है, मैं एक बार और फिर बता देता हूँ कि परंपरागत बीज जो है, आप सदियों से अगर उसको जो आप उसको लगा रहे हैं वो देसी बीज ही कहलाता है। वो आजकल उसको कई जगह वो, लेकिन उसमें हाइब्रिड जो है, दो देसी बीज को अगर क्रॉस किया जाए तो वो फिर हाइब्रिड हो जाता है। तो इस तरह से दो अलग अलग बीज, अलग अलग किस्मों को अगर क्रॉस कराया जाए, संकर बीज उसको कहा जाता है। तो बीज का महत्व तो है ही, बीज के बिना तो खेती असंभव है, बीज के बिना जीवन ही असंभव है। तो इसको बचाना तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी है। तो ये तो हमें करना ही चाहिए, और किसान पहले करते ही थे,
किसानों के लिए कोई बहुत नई बात नहीं थी, लेकिन समस्या क्या हुई कि जब ये हरित क्रांति के बीज आए, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज, एक हाई यील्डिंग वैरायटीज भी होते हैं जो अधिक उत्पादन देने वाले बीज, तो उनके बाद जो है किसानों ने अपने बीज बचाना बंद कर दिया। तो जब बचाना बंद कर दिया तो ज्ञान भी, उसका जो ज्ञान था वो भी धीरे धीरे कम हो गया। तो अभी भी जैसे कई किसान जो है अपने बीज बचाते हैं, और वो जो अभी किसी ने कहा था कि उनकी जो उसका प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो गई है। तो वो इसलिए कम हो गई है क्योंकि हम जो प्रोसेस है उसमें जाना ही नहीं चाहते। बहुत सरल है, वो सरल प्रक्रिया है, वो प्रैक्टिस की बात है। तो जैसे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसमें आपको कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस टूट गई तो फिर आपको निश्चित रूप से किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति से सीखना पड़ेगा। तो वही है कि अभी ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये ज्ञान विलुप्त हो गया। मान सिंह जी जैसे, रघुवंशी जी जैसे, और हमारे साकरकर जैसे, भरत पटेल जैसे हजारों लोग हैं, हजारों हैं जिनकी वजह से हमारा देसी बीज बचा हुआ है। और ये लेकिन इसमें जरूरी मेहनत है। तो वो मेहनत किसान अब करना, मुझे नहीं लगता किसान करना नहीं चाहता। आसानी से बाजार में गए, बाजार में बीज लाए और उसको भी बाजार से बीज लाए, उसको लगाया, अगले साल फिर बाजार चले गए। तो जबकि बीज, अगर आपका अपना बीज है, देसी बीज है, देसी बीज जो आप कह रहे थे कि वो भटा 1 किलोमीटर में होता है, एक्चुअली क्या है कि जो बीज है, ये देसी बीज जो है वो उस इलाके के लिए, पर्टिकुलर इलाके के लिए अपने आप को अडेप्ट कर देता है। जैसे कि कहीं की भी अलग अलग तरह की निश वैरायटीज जो होती हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनका वही है कि वो एक जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसके अनुरूप ढले हुए हैं, और वहाँ पे ढले हैं तो वो उसी वातावरण में बेहतर होंगे, उसको थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। तो अब मैं एक तरह से अनुकूलन कहते हैं इसको। तो वो जो है अपने आप को उस वातावरण के हिसाब से ढाल चुके हैं। अब उसको अगर आप दूसरी जगह ले जाओगे तो फिर उसको ढलने में समय लगेगा। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर आप नर्मदापुरम से और केदारनाथ चले गए, आप एक शर्ट में नर्मदापुरम में हैं और आप उसी शर्ट में अगर केदारनाथ चले गए तो आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप साधना करते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं, तो वहां भी आप जो है उसी तरह से रह सकते हैं। तो इस तरह का ये है, ये अनुकूलन इसको कहते हैं। तो अनुकूलन करने में लेकिन समय लगता है। तो कोई भी किसी भी तरह का बीज हो, उसको आप दूसरे वातावरण में ढालने के लिए आपको वर्षों लगेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं, असंभव है, असंभव नहीं है, लेकिन कठिन अवश्य है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी अगर कभी कि इसमें कोई अगर प्रश्न हुआ और मैं उसका जवाब देने में संभव हुआ तो मैं अवश्य जवाब दूंगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, और मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। जी आए, अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय पवन कुमार सर, आपका हैंड रीच है। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
म्यूट है वो, म्यूट। अच्छा, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुरलीधर जी। मेरा सुझाव जो था वो ये देसी बीजों के बारे में, जो प्रोडक्टिविटी कम हुई है, ऐसा जो एक मेहरा सर ने और बाकी भी हमारा सब जो अनुभव है, तो उसमें मैं दो महत्व के बिंदु है। एक तो हाइब्रिड बीज लगाने के जो तौर तरीके हमको 1970 के बाद में बताए गए, क्योंकि उसके पहले भी खेती मैंने देखी है, इसलिए मैं बहुत बात कर रहा हूँ। जैसा कपास सरते से बोया जाता था, वो टोका नहीं जाता था, 2-2, 3-3 फीट पे लगाया नहीं जाता था। रोज में मतलब 1 एकड़ के लिए उस समय कम से कम 4-5 किलो बीज लगते थे कपास के। अब उसके बाद में जब हाइब्रिड का जमाना आया तो पहले 1 किलो, बाद में 750 ग्राम, बाद में 450 ग्राम, यानी जमीन का फासला बढ़ाया दिया और उसी तरीके से किसानों को बताया गया। अब इसमें दिक्कत क्या हुई, हमको अगर 450 ग्राम या आधा किलो ही बीज संकर के लगाने के है और उसी तरह से यदि हम देसी बीज लगाते हैं तो हमको दोनों में प्रोडक्टिविटी का अंतर आता है। आपने को करना ये है कि जो पौधों की संख्या है, पौधों की संख्या यदि हम बढ़ाते हैं तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम नहीं होती है, जिसको देश विदेशों में हाई डेंसिटी प्लांटेशन बोला जाता है कि कतारों में आप पेड़ों की संख्या बढ़ाओ, तो पेड़ों की संख्या यदि बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती है। सरल प्रजातियां या देसी बीज यदि हम उपजाते हैं, लगाते हैं, तो उसके लिए किसानों को, हमको सबको यही करना पड़ेगा कि बीजों की मात्रा बड़ी यदि हम बढ़ाते हैं, रो टू रो अंतर जो है, 2 लाइन का अंतर, वो ठीक है, वो 2 फीट 3 फीट यानी प्रकाश व्यवस्था के लिए रखे, लेकिन लाइन में जो बीजों का अंतर है वो 3 फीट 2 फीट रखने की जरूरत नहीं है, वो 6 इंच 8 इंच 9 इंच भी रखा जा सकता है अपने फसल के ऊपर और अनुसार। और उसमें यदि हम संख्या बढ़ाते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती, यह कई सारे किसानों ने अनुभव किया है। ये यदि हम देसी बीजों का यदि प्रयोग इस तरह से करेंगे तो ये एक मसला आ जाएगा। और दूसरा जो बिंदु है कि प्रोडक्टिविटी तय करने का जो एक मापदंड है, तो उसके लिए जैसा कल भी चर्चा में आया था कि जैसी शरद जी की वेराइटी है या और भी लोगों की वेराइटीज है, उसको अलग वेराइटी करने के कुछ उसको नोटिफाई करना पड़ता, और नोटिफाई करने के कुछ मापदंड है जो वैज्ञानिक है कि निश्चित रूप से कि जैसा भारत में कई हजार प्रकार के 2000 प्रकार के तो बैंगन ही है। मैं पूसा में गया था करीबन 25-30 साल के पहले, 2000 प्रकार की वैरायटी वहां पे है। तो वैसे ही यानी जवार की है, कपास की है, गेहूं की ऐसे भी है। तो अपनी जो नई वेराइटी है वो और वेराइटियों से किस तरह से अलग है, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फ्लोरिंग कैरेक्टर्स, प्रोडक्टिविटी कैरेक्टर्स, उसके जो मापन बिंदु है वो रखने पड़ते हैं। और रखने के बाद में हम नई वेराइटी है इसका हम बोल सकते हैं। तो देसी बीजों की जो अलग अलग वेराइटीज है, इसके बारे में भी ऐसे हमको मापदंड बनाने पड़ेंगे, तभी उसका जो हम बीजों का, जैसा कि कल सर्टिफिकेशन की बात हुई थी प्रमाणीकरण की, तो प्रमाणीकरण करते हुए उस वेराइटी के क्या बिंदु है, क्या मापदंड है, क्या विशेषताएं है, ये हमको किसानों को बताना ही पड़ेगा। और उसके बाद में वो बिंदु आते कि नहीं कैरेक्टर, ये भी देखना पड़ेगा। और इसी तरह से हमको वो नोटिफाई करके कंपैरिजन करने। तीसरा महत्व का बिंदु जो हमारे भट्ट सर ने बोला है कि हर जियोग्राफी की यानी अलग अलग हवामान की एक विशेषताएं होती है निश्चित रूप से। जैसा कि पंजाब की कपास की वेराइटी यदि हम महाराष्ट्र में लगाए तो उत्पादन बहुत कम आता है, या महाराष्ट्र की वेराइटी यदि पंजाब में लगाए तो भी उत्पादन कम आता है। तो जियोग्राफिकल एरिया जो होता है उसके मुताबिक ये संभावनाएं निश्चित रूप से बनती है। तो हमको उसके बारे में भी काम करना पड़ता है। अब ये सब करने के लिए जिसको हम प्रैक्टिकल फील्ड चाहिए, लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी का जो मतलब फील्ड चाहिए, जैसे कि केवीके या इसके माध्यम से काम होता है, ऐसा माध्यम देसी बीजों की कंपैरिजन के लिए जहां तक मेरा ख्याल है, मेरी समझ है, भारत में नहीं हो रहा है। और क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं करती भी है तो उनकी अपनी एक मर्यादा होती है, क्योंकि रिसर्च के लिए बहुत सारा फंडिंग लगता है, मैन पावर लगता है, और कभी फेल जाता है, कभी उसमें फायदा होता है, नहीं होता है। तो इस तरह के रिसर्च सेंटर्स जहाँ पे इस तरह का काम चले, यह जब तक नहीं होगा तो निश्चित रूप से प्रोडक्टिविटी, नोटिफिकेशन
और उनका जो प्रजनन करने की क्षमता और अलग अलग वेराइटीज की कंपैरिजन, इस पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस संदर्भ में कुछ यदि पहल हो सकता है, अपना ICAR के साथ में MOU है, तो उनके माध्यम से यदि ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट रखा जाता है निश्चित रूप से कि भैया हम ये पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस तरह का काम करना चाहता है। और इस तरह का जब मेरी भट्ट सर से बहुत पहले भी बात हुई थी कि इस तरह का यदि हम एक हाथ प्रोजेक्ट रखते हैं तो निश्चित रूप से ICAR के या माध्यम से इस पर यदि काम हो तो वो एक बुनियादी काम होगा और योगाहार के मंच से बहुत अच्छा काम होगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर किशोर जी। आदरणीय पवन कुमार जी का हैंड रेज था, तो मैं आमंत्रित करता हूँ अगर उनका कोई सुझाव हो। जी, मेरा प्रश्न डॉक्टर भट्ट से था ये कि जो हमारी परंपरागत तरीका था बीजों का आदान प्रदान करने का, और आदान प्रदान करके मेलों के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से, और बाकी जो व्यवस्थाएं थी, अब काफी जगह पर वो व्यवस्थाएं कम हो गई हैं और कुछ फार्मिंग सिस्टम्स में तो बिल्कुल भी अब प्रचलन नहीं है उसका। तो इसके बारे में अब वर्तमान स्थिति कैसी है आपके हिसाब से, और इसको क्या बढ़ाने की जरूरत है और क्या इसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है, या कुछ काम अगर हो रहा है तो वो किस क्षेत्र में हो रहा है, और जो हमारा ये बीज के जैविक बीज उत्पादन की जो व्यवस्था अभी सुजीत जी और जो है उनके अपने कंपनी के माध्यम से कर रहे हैं, उसमें क्या इसका समावेश होने की क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है? जी नमस्कार। असल में जो पुराना जो तरीका था एक्सचेंज का, वो एक माध्यम था जो सीड है उसके विगर को बनाए रखने के लिए। तो उसमें क्या होता था कि अगर आप देखें तो उसमें अगर उत्तराखंड का ही नाम अगर आप ले लें तो दो तरह की चीज होती थी। एक तो एक्सचेंज होता था और एक जो है खेत बदलने का, क्रॉप रोटेशन। तो उसमें ये होता था कि मलसार, मूलीसार इस तरह से, या इस तरह से नाम होते थे कि एक पोर्शन में जब वही सीड दोबारा मतलब तीसरे साल आता था वो, तो उसकी बारी तीसरे साल आती थी, तो वो अपने आप ही वो फील्ड उसके लिए चेंज हो जाता था और उससे उसका विगर बनता था और उसमें फिर सिलेक्शन करते थे। उसमें जो बेस्ट होते थे वो सिलेक्शन करते थे और बेसिकली यही मेथड है। साइंटिस्ट भी कोई अलग से थोड़ी करता है, अलग साइंटिस्ट भी वही करेगा। साइंटिस्ट भी ये करता है कि वो उस जो बेस्ट जो सीड है उसको उसको जो है सेलेक्ट करता है और उसको फिर अगले साल फिर लगाता है। फिर उसको उसमें से जो अनवांटेड जो थोड़ा सा मिक्सिंग अगर हो गई है तो उसको हटाते हैं और दोबारा से फिर लगाते हैं। तो इस तरह से प्योरिटी को कोशिश करते हैं कि वो प्योरिटी उसमें बनी रहे। तो ये पुराने जो तरीके थे वो सब अब क्या है कि एक ही खेत में हम, उसी खेत में हम कई सारी चीजें ले रहे हैं और लगातार ले रहे हैं। तो जब हम लगातार लेते हैं किसी चीज में तो उसमें निश्चित रूप से जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाती है और वो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। या तो हम उसको उस तरह से हम एक्सटर्नल सोर्स से कुछ दे रहे हो तब भी कंपनसेट हो जाता है। लेकिन कई सारे कारण हैं प्रोडक्टिविटी कम होने के, और वो उसमें से एक कारण है कि जो जानवर हैं वो कम हो गए। उसका कंपोस्ट बनाने का जो तरीका पुराना होता था, पुराना तरीका अलग था बिल्कुल, और वो बहुत ही साइंटिफिक था। क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने जो ज्ञान अर्जित किया था वो किताबों से नहीं किया था, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से किया था। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने वो ज्ञान अर्जित किया था। तो वो ज्यादा सस्टेनेबल होता है, वो ज्यादा, क्योंकि मैंने देखा है कि वो एग्रीकल्चर MSc आने के बाद खेत में जब उसका पदार्पण होता है तो उस टाइम वो विचलित हो जाता है उसको, क्योंकि वो गेहूं और धान में वो अंतर ही नहीं कर पाता, उसको बड़ी समस्या होती है। लेकिन अगर
12 साल का किसान का बेटा है और अगर वो खेत में लगातार जा रहा है तो उसको उससे ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट वो खुद उसने अपने आंखों से देखा है। तो ये जो अगर हमको देसी बीज का पुनः इसको अगर दोबारा से जीवित करना है तो ये पुराने जो टेक्निक्स थे एक्सचेंज करने के और खेत बदलने के, क्रॉप रोटेशन के, तो ये सारी चीजें हमको करनी ही पड़ेगी। और इसमें जो जो आपने एक पूछा कि जो नया ये जो कंपनी जो बन रही है उसमें उसके द्वारा एक ये भी है कि किसानों के जो परंपरागत बीज हैं वो भी उसमें कंसिडर करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करवाया जाए, किसान को उसकी रॉयल्टी दिलवाई जाए जितना भी होगा, और उसको ज्यादा से ज्यादा जो है उस प्रमोट किया जाए और उसको बेसिकली उसकी क्वालिटी इनहेंस की जाए। क्योंकि जो अगर उसको साइंटिफिक तरीके से थोड़ा करेंगे, या पारंपरिक तरीका भी साइंटिफिक ही था, तो उसका निश्चित रूप से जो विगर है, जो उसकी क्वालिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। दूसरा एक प्रश्न था कि क्या ये एक्सचेंज हो रहा है? ये हो रहा है, ये गांव स्तर पे अभी लोग जागरूक हुए हैं कई जगह। हमारे उत्तराखंड में भी हैं जहाँ पे वो लोग अपने सीड एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले तो ये था कि पहले अगर आप देखें तो हमारे गांव के बीजों के नाम पे अगर आप देखें तो नाम आपको पता लगेगा कि वो किसी गांव के नाम से है, किसी चाचा चाची के नाम से है, किसी दादी के नाम से है। तो वो इस तरह इसलिए पढ़ते थे वो, क्योंकि जब दादी उस गांव में अब ब्याह कर आई होगी तो वो अपने साथ मायके से वो बीज लेके आई थी, तो उसके नाम पे वो बीज प्रचलित हो गया। क्योंकि वो उसने एक जगह से दूसरी जगह आया और लगभग सिमिलर एल्टीट्यूड और सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन में थे, तो वहां पे जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई। तो इसमें क्या होता है कि कई बार कोई बीज दूसरी जगह जाके वो जो है बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में आ जाता है। तो वो है कि उसको वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसके अनुकूल होता है, तो इसलिए वो वहाँ पे अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। तो इसमें निश्चित रूप से बहुत संभावनाएं हैं। और ये जो अभी जो ये एफपीओ जो वाला जो चल रहा है ये प्रोग्राम, तो इसके माध्यम से भी हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ वो है नहीं, तो ये मतलब समस्या नहीं है और ना ही कुछ कोई कठिनाई है इसमें। तो इसको निश्चित रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, एक्सचेंज को और क्रॉप रोटेशंस को बढ़ावा देना चाहिए, और जो फील्ड चेंज करने का है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। जी नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर विनोद भट्ट जी। महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण सुझाव और सवाल का जवाब आपने दिया। एक्सचेंज बीज का बदलाव, आपस में एक दूसरे से बीज का बदलाव होना चाहिए। और ऐसा आदरणीय जब भी हमारे योगाहार कार्यक्रम का उत्सव हुआ था उस समय भी हमारे किसान भाई बीज लेकर के आए थे, एक दूसरे से बीज का बदलाव किया था। अब मैं रमेश चंद मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपनी बात रखें। सर जैसे जी ओम, हम लोग जब ये चर्चा कर रहे हैं तो जैसे मानसिंह जी गुजर और दाहिया जी से जब बात करते हैं तो वो बहुत मतलब कर तो रहे हैं और वो एक जुनून के तरह कर रहे हैं, परंतु उन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अभी उनकी 2 एकड़ जमीन जो है वो उसमें लग रही है। दाहिया जी भी मतलब एक जुनून से कर रहे हैं, पर ना तो उसका ज्यादा उन बीजों का प्रसार हो रहा, ना प्रसार हो रहा है, बस वो उन्हीं के पास तक वो सीमित है। एक बात। दूसरी बात, इन बीजों में इनका कोई अलग तरह से परीक्षण नहीं हो रहा कि ये कितने उत्पादन देते हैं, इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कितनी है, ये सब चीजें। जैसे हमारे यहाँ जो पहले एक पे
वैरायटी होती थी गेहूं की, जिसमें लाल गेरुआ लग जाता था, जिसको हम वो अब मैं नाम तो नहीं आ रहा, खिबड़ी खिबड़ी कहते थे, उसमें लाल गेरुआ लग जाए, वो यहाँ से जैसे ही पानी आया वो चली गई। अब उसका पर स्वाद में बहुत जबरदस्ती, रोटी उसकी बहुत अच्छी लगती थी। अब बात आ रही है कि इस तरह से ये जो कंपनियां बन रही है, यदि जैसे हम लोग जब पूना गए, तो पूना में जाकर के 10 लोग गए तो 10-10 हजार 1 लाख रुपए लग गए। परंतु वो व्यक्ति यहाँ आकर के यदि मतलब ग्रुप में 5 लोगों को 10 लोगों को समझा, और हम उन्हें यदि 20,000 रुपया भी दे दें तो उनको वो पड़ जाता, और यहाँ तो 4-4 हजार में ही 5 लोग सीख लेंगे। तो इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि वो जो तकनीकी ज्ञान है, वो ज्ञान जो है दूर तक कैसे फैले, और वो वही व्यक्ति फैला सकते हैं जिनको उसकी जानकारी है। तो मेरा निवेदन है कि जो भी बीज पे काम करने वाले लोग, उसमें तकनीकी क्या लग रही है। अब जैसे कभी कभी हम यूट्यूब पे देखते हैं कि उन्होंने कहा भाई गेंदे का हमको बनाना है, तो जो अपना देसी गेंदा है वो तो अपने आप आ जाएगा, परंतु जो बड़ा गेंदा है वो उसका बीज नहीं बनेगा, वो भी खुद कहते हैं। अब उसमें क्या है कि कुछ तरह से अपने आप को मतलब कुछ ना कुछ नया काम करना पड़ता है। तो वो काम यदि यहाँ कोई सिखा दे कि भाई आप कैसे बीज बनाएंगे, अब देखिए टमाटर के बीज है, गोभी के बीज है, गेंदा के बीज है, कितनी सब्जियों के बीज है जो बाहर से ही आ रहा है, सब पैकेट में आ रहा है और बहुत महंगे महंगे आ रहा है। क्या वो बीज यहाँ नहीं बन सकते? परंतु वो तकनीकी की कमी है, तो वो तकनीकी लोग यहाँ आके सिखाए। अब यहाँ से यदि 10 लोग जाएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा जी, वो ऐसा मेरा विचार है। जी बहुत सुंदर मेहरा जी, आपने जैसा बताया है कि हमारे ट्रेनर यहाँ आकर के और हमें जो है बीज संरक्षण का प्रशिक्षण दें, अच्छा रहेगा जी। सदन ने सुना। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना मार्गदर्शन सुझाव सवाल कर सकते हैं। अनम्यूट कर लें आप और अपनी बात रखें। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, आप अपने परिचय के साथ अपनी बात रख सकते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं, अगर कोई बात हो तो सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय बने सिंह जी। जी सभी दीदी आपको को मेरा प्रणाम। जैसे आज जो विषय चल रहा है देसी बीज के ऊपर, देसी बीज और हाइब्रिड में अंतर और उत्पादन में अंतर, ये सारी चीजें जो है बहुत हमारे लिए मायने रखती हैं। देसी बीज हमारे क्षेत्र में जो पहले हमारे पूर्वज लगाते थे उनका उत्पादन तो कम नहीं होता था, पर उसको गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो विधि थी वो हमने छोड़ दी। हमारे गांव में चैत्र शुक्ल पक्ष में जो हमारे चांद को देख करके फसल का आदान प्रदान किया जाता था, उस वक्त से ही लगाया जाता था एक अनुमान। एक और दीपावली के टाइम पर जो हमारे आज भी नियम है ग्रामीण अंचल में कि पंडित आता है और वो कैलेंडर देखता है वर्षा का पूरे महीने का, कि कौन से महीने में कैसी वर्षा रहेगी, कैसे क्या उसका सिस्टम रहेगा पूरा। उस आधार पर गांव के लोग बीज का आदान प्रदान करके बीज लगाते थे। अधिक वर्षा वाला बीज अगर है तो फिर वो अधिक वर्षा वाला बीज लगाते थे, किसी साल वर्षा कम होती तो फिर वो कम वर्षा वाला बीज लगाते थे। वो सारी विधाएं जो है वो हमारा जो नियम था वो सारे हमने छोड़ दिए। अब बस दुकान पे गए, वहां से हाइब्रिड का बीज लेकर के आए, लगाया। तो हाइब्रिड का बीज उत्पादन देता है पर गुणवत्ता नहीं देता है, और वो रोगों को आमंत्रित करता है, उसमें रोग ज्यादा लगते हैं। हमारे जो नियम थे पहले, वो 36 महीने के बाद में बीज को खेती में लगाना, ऐसा नियम हमारे गांव में और हमारे घर में भी था पहले।
जिस फसल को हमने एक बार खेती में लगा दी, उस फसल के बीज को 36 महीने तक विश्राम देना, 36 महीने यानी कि 3 वर्ष बाद उसको खेत में लगाना है। कई कारणवश अगर लगाने की इच्छा भी हुई तो उसको प्रत्येक ग्राम में 2 प्रकार की मिट्टी रहती है, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी। तो मिट्टी का आदान-प्रदान करके भी बीजों का चयन किया जाता है। उससे उसका उत्पादन कम नहीं होता और गुणवत्ता उसकी बनी रहती है। हर 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर इंसान की भाषाएँ बदलती है, रीति-रिवाज बदलते हैं। ऐसे ही बीजों का भी एक लक्षण होता है। तो क्यों ना हम ऐसे हमारे पुराने नियम जो थे उनको ही हम फॉलो करें, तो बिल्कुल बहुत अच्छी सफलता हमको मिलेगी। जी ओम। बहुत सुंदर आपने अपना सुझाव दिया। हाइब्रिड बीज गुणवत्ता नहीं उत्पादन देते हैं, गुणवत्ता नहीं देते हैं, और आपने जो अपना मार्गदर्शन दिया सदन ने सुना है। अ, जिनके सवाल हैं वो भी अपने सवाल बीच में कर सकते हैं। आप सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं एक तरफ से, जिनके सवाल हैं वो सवाल करें या हैंड कर सकते हैं। आदरणीय दीपश्री खांडेकर जी, आदरणीय जी प्रणाली मराठी जी। आज बहुत अच्छी बीज पर ही चर्चा चल रही है, तो बहुत सारे जानकार हाँ यहाँ है। तो बीज संरक्षण कैसा किया है, ये एक सीधा सा हो सकता है और सबको जानकारी हो सकती है इसके बारे में। पहले भी मार्गदर्शन हुआ है इस बारे में, फिर भी को बहुत अच्छी जानकारी है इसके बारे में। कृपया हमें समझ जाए। आदरणीय रंजना अग्निकर जी, शायद आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। आदरणीय योगाहार मंच को सादर प्रणाम। जय श्री राम। और जैसे कि आदरणीय पवन कुमार सर ने जो कल विषय रखा है हमारे लिए कि हम बीज संरक्षण पर चर्चा करें, और जो हमारा कीमती समय रहता है सबका, उस पर भी हम थोड़े से विस्तृत से चर्चा करें। तो देसी बीज और हाइब्रिड बीज में बहुत अंतर है। देसी बीज में जैसे प्रणाली बहन ने कहा है कि उसमें लागत बहुत आती है, मगर उसमें लागत तो रहती है, मगर उसकी जो हाइब्रिड बीज है उसकी टेस्ट थोड़ी अलग रहती है। उसमें टेस्ट में फर्क होता है। ये हमने देखा है कि जब हमारे यहाँ खेती अभी भी है, पहले भी थी, और जब बचपन में थे तो वहां पर हमारे यहाँ पपई बहुत होती थी, बैगन होते थे, टमाटर होते थे, और वो भी देसी होते थे। तो उसका क्या करते थे मेरे मम्मी पापा, वो जो बीज रहते थे वो जैसे बड़ी जितनी बड़ी पपई होगी, जितना बड़ा बैगन होगा, और जो भी बड़े बड़े फल होंगे, उसका जो बीज है वो उसको निकालते थे ऐसे, और फिर जो कंडे की राख है उसमें लगा के सुखा देते थे, और फिर वो 1 साल तक उसको कुछ नहीं होता था। अगले साल उसी बीज का प्रयोग करते थे और उसी बीज से फिर नए फल पौधे उगाते थे। तो ये बीज जो है अभी लुप्त हो रहा है। जैसे कि अभी पपई भी जो थी पहले, बहुत सारी उसमें मिठास थी, और थी, और उसमें बीज बहुत रहता था। जो काला बीज है वो बहुत रहता था पपई के अंदर, मगर अभी हम पपई जैसे मार्केट में लाएंगे तो उसमें बीज कम रहता है और वो पकी भी नहीं रहती है, और उसे इतनी रुष्ट रहती है खाने में कि हम बिल्कुल कड़क रहती है पपई। तो ऐसी पपई का जो है अभी ये अलग अलग वेराइटी के पपई आ रहे हैं मार्केट में, वो ऐसे ही हमारे देसी बीज जो है वो लुप्त हो रहा है। मगर हमें अभी हम इस योगाहार मंच से अलग अलग स्टेट से सभी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि जैसे देवान गेवान एक हमारा एक माध्यम होता है, तो इस माध्यम से ही हम क्यों ना जैसे कि शरद भैया की या बल्लर है, तो उस बल्लर का प्रयोग हमारे किसान सबने करना चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र तक भी जाना चाहिए बल्लर का, जैसे हरियाणा में जाना चाहिए। तो ऐसे इस प्रोग्राम के माध्यम से भी अगर हमारे बीज का भी देवान गेवान हो जाए,
तो मुझे लगता है ये बल्लर है या और भी जो फल के बीज हैं या सब्जियों के भी बीज हैं, तो उसका भी ऐसे ही सब जगह पर प्रयोग होता जाएगा और इसकी उपयोगिता और बढ़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है, तो बस मेरा थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा मैंने 2 शब्द कहे और मैं एक इसमें कह रही हूँ कि जो हम समय को देखते हैं, तो समय जब भी हमारे मुख्य अतिथि आते हैं, उनके साथ जो हमें संवाद करना है तो हम सीधा उनको सवाल करें, ना कि हम उसको थोड़ा-सा घुमा-फिरा कर बात करें। तो सबको सवाल करे जुड़ने का जो है उनको मिलेगा, हक मिलेगा। तो वो जिनके हैंड राइज़ होते हैं, फिर वो 8:30 बजे के बाद हैंड राइज़ होते हैं, तो फिर समय तो हमें 8:30 बजे क्लास खत्म होती है, तो 8:30 बजे के बाद हम हैंड राइज़ कैसे कर सकते हैं? तो वैसे 8 बजे से ही हमें जो पूछना है, नहीं तो फिर हम योगाहार ग्रुप में हमारे जो भी सवाल होंगे, वो डालते जाएँ, हम उनके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि योगाहार ग्रुप में हमारे चीफ गेस्ट को सबको जोड़ दिया है। बस समय को देखते हुए हम सबको थोड़ा-सा ध्यान देना है और जब बात रहती होती है शुरू, तो हमारे माइक भी ऑन रहते हैं, तो ये भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए सबको कि हमारे माइक भी थोड़ा-सा बंद कर देना चाहिए। तो ये सब मेरे मन में आया था, मैंने सदन के पास बोल दिया। जी, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा। जी, वो। धन्यवाद रंजना जी, महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है। हमारी क्लास 8:30 बजे तक ही चलना चाहिए। 8:15 बजे के बाद हैंड रेज ना करें। अगर कोई सवाल है तो आप लिख दें, ग्रुप में लिख सकते हैं, और वो सभी चीफ गेस्ट जो आते हैं वो उस ग्रुप में जोड़ दिए जाते हैं। आप ग्रुप में लिखेंगे तो आपके सवाल का कई लोगों को लाभ मिलेगा। जी जी। इसमें सर एक बात यह है कि जो हम योग कक्षा चल रही है, ये 7:15 से जाती है, तो फिर वो उधर समय बढ़ जाता। हमको इस पे भी नियंत्रण करना पड़ेगा। पता ही नहीं रहता है। अब वो ये आसन तो बहुत सारी है ना। तो इन जब व्यक्ति करता है, तो जो ऊपर जो देख रहे हैं वो 8 बजे मतलब 6:45 बजे तय हो जाए। 6:45 बजे से उनको बता दिया जाए भाई अब समय होने वाला है, तो 7 बजे बंद हो जाए या ना हो जाए योग क्योंकि ये समय बढ़ेगा तो उधर समय बढ़ेगा। जी, 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 धन्यवाद आदरणीय नीरज भाई साहब, बहुत सुंदर सुझाव दिया। और कभी-कभी हमारे योगार में समय हो जाता है 5-10, नहीं तो फिर वैसे ही हमारा चलता ही है बिल्कुल सही समय पर। जी, धन्यवाद। धन्यवाद मेहरा जी। योग क्लास भी हमें 7 बजे तक समापन करने का बीच में प्रयास करना चाहिए, और किया भी है। और 8:30 पे हमारी आहार की सत्र। जी, आदरणीय शरद वर्मा जी। जी, मैं बहन जी का जो प्रस्ताव है बल्लर का बीज सब जगह पहुंचना चाहिए, तो मैं तैयार हूं। बस मंच पे मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग मेरे घर पे आए, बीज ले जाएं। मैं बीज निःशुल्क देने को तैयार हूं। अगर जो भी व्यक्ति मेरे घर पे आएगा, मैं उसे बीज बिल्कुल 100% निःशुल्क दूंगा। और वो पूरी बिहार खेती से करने का आएगा भैया, तो उसके हाल क्या होंगे ये बताओ। कीमत क्या पड़ेगी बिहार से आएंगे तो। पूरी खेती उसको निःशुल्क सिखाऊंगा, और माँ नर्मदा जी के दर्शन करा के, उसको माँ नर्मदा जी में स्नान करा के, और वो बीज दूंगा मेरी तरफ से। और जितने दिन चाहे वो मेरे घर पे रहे, और उसको अच्छे मन से सीखे कि कैसे बल्लर के कीड़ों को कंट्रोल करना है, कैसे ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना है। जो हमने योगाहार से सीखा है वही चीजों को हम बताएंगे। कोई हमारे पास नई नहीं है। जो तकनीक है वो योगाहार की तकनीक है, और उस तकनीक को हम उसको पूरा ट्रेंड करके सिखाएंगे। और किसी भी चीज को अगर सीखना है, एक जड़ी बूटी लेने के लिए हनुमान जी तो 10 बड़े बड़े हिमालय जैसे और समुद्र जैसे पार कर गए थे। तो मेरी तो बल्लर आपके पास है, और अब तो गाड़ी के साधन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पवन में उड़ जाएं, पर ट्रेन से तो आ जाएं। आपके पास किराया नहीं हो तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। जी हो। क्या भाव है आपके आदरणीय सर जी। आपके भाव को मैं सभी योगाहार परिवार की ओर से नमन करता हूं। और जो आपने कहा है कि हमने योगाहार का ही हमारे पास है और वही मैं आपको दे रहा हूं,
कई हमारे किसान भाई कहीं कहीं जुड़ते हैं, कहीं नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन आप जो है जो भाव के साथ, किसानों का कल्याण के साथ आपने बल्लर कई 10-20 किसानों को तो होशंगाबाद में लगभग आपने दे ही चुके हैं, अन्य जगह भी दे चुके हैं। और उन किसानों ने जो आप युगहर में आकर के बताया कि मेरी जो आय बढ़ी है, जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि समृद्ध किसान कैसे हो, वह आप कर रहे हैं। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी के लिए भी आपने जो है सहयोग किया और अन्य सबको, तो आपका भाव इस पर जरूर सदन सुन रहा है आपकी बल्लर के लिए कि आप आए किसान भाई और वहां पे सीखें और सीख करके अपनी बल्लर शरद जी की ले जाएं और उसका उत्पादन करें, फिर वो अन्य किसानों को सिखाएं। बहुत बहुत शाबाश। आदरणीय ओंकार नाथ जी, आपका स्वागत है झारखंड से। आदरणीय ओंकार नाथ जी तक आवाज पहुंच रही हो तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। आदरणीय, मैं चाहूंगा अब आदरणीय गजानन बाजड़ जी कोई बात रखना चाहते हैं बीच के ऊपर। जी ओंकार नाथ जी। जी नमस्कार, सदन को नमस्कार। बहुत सुंदर चर्चा चल रहा है और हमको तो जानकारी भी नहीं था कि ऑर्गेनिक खेती में देसी बीज की भी जरूरत पड़ता है। तो सदन से ही जानकारी मिला है कि ऑर्गेनिक खेती में, प्राकृतिक खेती में देसी बीज की भी जरूरत पड़ता है। तो सदन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था बने कि देसी बीज का प्रशिक्षण कैसे उपलब्ध हो आसानी से, ताकि हम लोग प्रशिक्षण ले सकें और ऑर्गेनिक खेती की दिशा में जो हम लोग किसान लोग काम कर रहे हैं और देसी बीज के साथ भी आगे बढ़ें, ताकि हम पूर्णतः मेरा जो भी उपज उत्पादन करें वो मेरा ऑर्गेनिक हो। तो ऐसा एक टीम तैयार हो कि वो अपना देश के किसानों को जहाँ जहाँ से भी प्रशिक्षण की जरूरत पड़े, शुल्क सहित ही हो, तो लेकिन है कि उसको प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध हो जाए। जैसा कि मेरा दादू ने बताया है कि आसानी से अपना अगर अपने ही ब्लॉक में अगर ऐसा व्यवस्था बन जाता है तो किसानों को बहुत इसमें सुविधा हो जाएगा। जी मेरा यही विचार है। जी धन्यवाद। जी, देसी बीज का संवर्धन संरक्षण का प्रशिक्षण हो। आदरणीय ओंकार नाथ जी ने ऐसा सवाल किया है और सुझाव दिया है सदन को। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी लिख रहे हैं आपका सबका सवाल सुझाव। आदरणीय गजानन पवार साहब, आपका कोई सुझाव हो सूक्ष्म में? जी। सुझाव तो नहीं है, पर अभी अपने इतने दिन से जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, और विशेष रूप से जो संजीवनी माल का जो ट्रेनिंग चला, अमृत मिट्टी अमृत जल, तो इसको अभी क्रियान्वयन करने का समय है। तो आने वाले दिनों ने किसने क्या क्या किया, मतलब ये भूमि सुधार के बारे में, और उनका गर्भितार्थ ये था संदीप भाई का कि अगर जमीन पहलवान होती है तो फिर कोई मतलब ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहती। जैसा कीड़ों के बारे में उन्होंने बताया था कि भाई अगर कीड़े कहाँ लगते हैं, जो बीज प्रकृति के लिए या मानव के लिए खाने योग्य नहीं है वही बीजों में कीड़े लगते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए जो अमृत मिट्टी का प्रयोग मेरे को बहुत ही भाया। तो उसमें अगर अपन गोबर खाद के साथ में बायोचार मिला के ये करते हैं तो अपनी भूमि भी सुधार मतलब 100% हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम हो जाएगा। जी जी। और पोषण न्यूट्रिशन वैल्यू वाला अनाज भी मिलेगा। तो ये चीजें अपन ने अभी करना चालू कर देना चाहिए और वो चर्चा में बताना चाहिए कि मैंने आज ये किया भाई, जिसका कोई विशेष प्रयोग हो या उसकी वीडियो ये जी ग्रुप में डालना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। जी धन्यवाद पवार साहब, आपका सुझाव है, आपने अच्छा सुझाव दिया। इस पे अपन चर्चा करेंगे माटी की गुणवत्ता पे। आज बीज के संरक्षण और संवर्धन पर, देसी बीज पर चर्चा हो रही है। इस पर किसी के कोई सवाल हो, चूंकि सवाल लिखे जा रहे हैं, आगे आने वाले हमारे चीफ गेस्ट महोदय उसका समाधान करेंगे। तो आदरणीय कल्पना खोटले जी, अगर कोई सवाल हो तो हैंड रेज करें, अनम्यूट करें, अन्यथा ना करें। आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी, आदरणीय कुमार बबन सिंह जी, आदरणीय लेजा बंसाली जी, जी कुमार बबन सिंह जी।
ओम ओम। जो आप नेटवर्क में नहीं है आदरणीय जी, क्षमा चाहेंगे, आप नेटवर्क में नहीं है। आप नेटवर्क में आकर के दोबारा आप जो है कृष्ण कुमार जी, आपकी आवाज आ रही है। जी ओम, सदन को नमस्कार। आपको नौकरी कीजिए जी मुनीलाल जी। जी, बोलिए बोलिए। जी ओम, लोग अभी मैं बिंदेश्वर तिवारी बोल रहा हूँ बिहार से। जी अभी जी एट प्रेजेंट हम लोग कृषि सखी कार्यक्रम में है, ट्रेनिंग में है। किशन जी भी हैं, हम भी हैं, भुवनेश्वर सर हैं, और उसके बाद रवि सर हैं, पुण्यकांत सामर्थ जी हैं, और जी तो यहाँ ये अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे। तो जो ओंकारनाथ जी का जो सवाल था उसका तो वो खेती करते हैं, उसी में सवाल है कि देसी बीज कहाँ से बनाएंगे। तो हम खेती करते हैं, जो अच्छे बीज निकाल ले, देसी बीज ना। जी जी, सबको साधुवाद, सबको धन्यवाद। और जो हमारे सभी भाई कृषि सखी को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, आदरणीय रवि आदित्य जी, भुवनेश्वर राय जी, कृष्ण कुमार जी, ओंकारनाथ जी सहित सभी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और आप जो पुरुषार्थ का कार्य कर रहे हैं, आपको नमन। जी, आप म्यूट कर लीजिए आदरणीय कृष्ण कुमार जी। जी कुमार भवन जी, आप अनम्यूट है अभी, आपकी आवाज नेटवर्क में है क्या आप? ओम ओम सर, ओम सर आवाज जा रही है? जी आ रही है। जो बीज के बारे में बहुत, जो बीज किसानी के लिए आवाज कट रही है भवन जी। आज कल आप लिख कर दे दीजिए सवाल, आप अपना सवाल या सुझाव हो जो लिख कर दे दीजिएगा। आपकी आवाज कट है जी। आदरणीय महेंद्र ठाकुर जी। जी, सभी सदन को नमस्कार। ओम। सर, ये परंपरागत बीजों के बारे में चर्चा हो रही है, तो सर मेरा एक अनुभव, सर जो बीज हैं सर, जैसे पुराने बीज जो होते थे और जो चले आ रहे हैं सर, उनकी जो आयु क्षमता थी ना सर, अभी भी बहुत ज्यादा है उनकी, मतलब रोग मुक्त होते हैं सर ये बीज। जैसे कोदो है, कुटकी है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, कठिया है, जैसे धान है, ये मूल बीज जो पुराने बीज है सर, अभी हमने है सर, उसमें सब है, तो सर उसमें कुछ संग्रह किए हैं बीज पुराने, तो सर उनको मैंने देखा है कि अगर 3 वर्ष भी हरा है वो बीज, और फिर उसको भी अगर खेत में डालते हैं तो फिर भी वो अंकुरित हो जाता है सर। और अगर ये अपन हाइब्रिड और ये बीजों को सर एक या दूसरी साल भी वो धुन जाता है या बेकार हो जाता है, तो ये बहुत मुझे देखने के लिए मिला है सर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आदरणीय महेंद्र जी, आप अपना परिचय दें सदन को, आप कहाँ से हैं? जी सर, जी सर, मैं महेंद्र कुमार राठौर सर, नर्मदापुरम की बनखेड़ी ब्लॉक से हूँ सर। बहुत सुंदर। आपने जो कहा पुराने बीजों का, आपने महत्वपूर्ण बात की, ये आपको बहुत बहुत साधुवाद जी। अगला सवाल जो है हमारे आदरणीय अनिल राय जी ने हैंडल किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखें। जी ओम जी, बहुत कम दिनों से हम आप लोगों के इस कार्यक्रम को जान पाए और उसमें प्रतिदिन नित्य जुड़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें मुझको ये कहना है कि ये जो देसी बीज है, परंपरागत बीज है, इनको हम यदि चाहें कि हम अपने यहाँ ला करके लगाएंगे, तो वो कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहाँ से हम मंगा सकते हैं, उनसे बात
बात कर सकते हैं? इस तरह की पूरी जानकारी या कोई सूचना इस संबंध में रहती है तो इन लोगों को हम कैसे बात कर सकते हैं, ये मैं जानकारी चाहता हूँ। यही सदन से मेरा निवेदन है। ओम जी, आदरणीय अनिल राय जी, आपको ग्रुप में पूरे नाम पते और सब मिल जाएंगे। आदरणीय दिनेश जी ने लिख लिया है कि आप जो है बीज बैंक जो करते हैं उनका पता और नाम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी। बहुत अच्छा सवाल आपका है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी नीलकंठ सावले जी, सादर आमंत्रित हैं। ओम आदरणीय सदन को प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से नीलकंठ भास्करराव साबळे महाराष्ट्र से हूँ। पूरी सदन को ओम प्रणाम। मेरा कहना है कि 2-3 दिन से अपने देशी बीज पर बहुत अच्छा एक अपना सदन चल रहा है। तो 2.5 एकड़ का एक हेक्टर होता है, तो उसमें से 10 गुंठा या 5 गुंठा बीजों पर भी हो जाए तो हर किसान थोड़ा सा आत्मनिर्भर हो जाएगा बीज के लिए। क्योंकि आजकल जो 10-15 साल से मैं देख रहा कि ये जो बीज की कंपनियां हैं वो बहुत किसान को लूट रही है। जैसे कि पार्ले जी बिस्किट का जो एक पैकिंग होता है उसका कीमत तो वही रखा है, लेकिन उसका साइज कम कर दिया है। वैसे ही हमारे कॉटन का जो 900 ग्राम का पैकेट बीज मिलता था वो 450 ग्राम का हो गया। इस प्रकार किसान को कैसा लूट रहा है कंपनी से। और अपने ही जो एरिया का बीज होता है उसे पहले आदान प्रदान होता है, तो वहां का उसको प्रकृति के हिसाब से जलवायु कैसे सूट होता है, तो इस प्रकार से भी वहां का आदान प्रदान होना चाहिए। और किसान थोड़ा थोड़ा पर भी, जैसे कि पहले ज्वार का बीज घर का होता है उसमें साबित रखा जाता था, जैसे भी जो हमारे महाराष्ट्र में खनुज बोलते हैं उसको, वैसे रखा जाता था। और वो खनुज जब अपने मौसम आता था बिजवाई पेरने का, तभी निकाल के उसको तैयार करके पेरते थे। जैसे हम हुरडा बोलते हैं वानी का, तो हम अभी भी उसे ही रखते हैं। और वो जो ज्वार हुरडा बोलते हैं खाने के लिए हरा होता है इस सर्दी के मौसम में, तो अभी भी उसका बीज हमारे महाराष्ट्र में इसी प्रकार रखा जाता है भूसे के साथ। तो इस प्रकार सभी किसानों को मेरा निवेदन है कि जैसे बीज का मिट्टी उपचार होता है वैसे बीज उपचार करके ही रखेंगे तो खेती में उसका बहुत किसान आत्मनिर्भर होगा। और जब तक देशी बीज में आत्मनिर्भर नहीं होता है, जैसे दवाई का खर्चा हर घर में बढ़ रहा है, ऐसा ही बीज का भी खर्चा बहुत बढ़ रहा है। यही मेरा कहना था। ओम प्रणाम। जी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आदरणीय नीलकंठ जी। और चूंकि समय 8:18 हो गए हैं, 8:30 पर ये क्लास बंद होगी। जो किसान भाई हमारे रह जाएंगे सवाल करने से, सुझाव देने से, मार्गदर्शन देने से, उनको हम कल ले लेंगे, क्योंकि समय सीमा हमें बिल्कुल निर्धारित करना है कि 8:30 बजे हमें क्लास जो रह जाएगा वो अगले दिन हम वो बात करेंगे। और आदरणीय महेश अमृतिया जी, आप अपनी बात रख सकते हैं अगर कोई है सवाल सुझाव तो। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय राजश्री जी, जी स्वागत है बहन जी। जी जी ये जो 2 दिन से बीज पे चर्चा चल रही है सदन में, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। और सबसे पहले तो मैं इस मंच को 1 साल से जुड़ी हूँ और यहाँ की खूबसूरती यही है कि जैसे हम आदान-प्रदान अपने विचारों का बहुत आसानी से यहाँ कर लेते हैं और यदि इसी तरीके से बीजों का भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ अपने अनुभव के आधार पे कि बीजों को संरक्षित करने के लिए हमें थोड़ी जो मेहनत है ना अपने बीजों पे करें और उनको संवार के और संभाल के रखें, तो हमें बाजार से बीज लाने की जरूरत नहीं होगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हीं बीजों से हमारी उत्पादकता बढ़ती है। बस हमें थोड़ा सा सजग रहने की और मेहनत करने की आवश्यकता है। जी बस ओम, इतना ही मैं कहूंगी। जी धन्यवाद मिथिलेश बहन जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है।
और महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं अपने अपने, और जैसा आपने कहा है कि एक दूसरे की बात का हम सबको सुझाव मिल जाता। मेरा एक सदन से निवेदन भी है, आदरणीय पवन कुमार जी सुन रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, शायद डॉक्टर किशोर दुबे जी, सभी दिनेश जी सेमवाल जी लिख रहे हैं। ये जो बीज का संवर्धन संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इनकी तमाम जो विधियां हैं, इन विधियों को लिख करके और हम सरकार के साथ संवाद करें। जो बीज बैंक जहां होता है उसको जो सरकार विशेष सुविधा नहीं दे पा रही है, उनको कैसे क्या किया जा सकता है, इसका सुझाव हम सरकार को भेज सकते हैं व्यवहार के माध्यम से, तो ये उचित रहेगा। क्योंकि अगर हमने उचित सलाह सरकार को दी तो निश्चित है कि सरकार इस पर ध्यान देगी, ऐसा मेरा भी सुझाव इस सदन को है। और अब मैं चूंकि आमंत्रित करूंगा आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। राजू इंगले जी सादर आमंत्रित हैं। रामाधर जी आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय रूमीराम जायसवाल जी, आदरणीय जी रूमीराम जी, सादर स्वागत है आपका। सर मैंने इसलिए इतना ही कहूंगा कि आप सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम मेरी तरफ से। हमें तो सीखने को मिल रहा है, प्लीज, मैं तो बोलने वाला नहीं सीखने वाला हूँ। धन्यवाद। अरे आप ये बहुत बहुत प्रणाम आपके पुरुषार्थ को, आपकी भावना को, और आपसे हम सब सीख रहे हैं। आदरणीय सुभद्रा जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय रूप सिंह जी, सदन को प्रणाम मेरा। ओम सभी को। मैंने भी भाई साहब के यहाँ से बल्लर का बीज लेके आया था और उसकी खेती मैंने की है, और वो मेरे को आज सजीवन बूटी ऐसी वरदान हो रही है। भाई साहब के बताए मुताबिक आज बढ़िया मेरी बल्लर कम से कम हफ्ते में 70-80 किलो बल्लर निकलती है एक बार में, और वो 50 से 60 रुपए किलो उस समय इससे बिक्री हो रही है खुले में उसकी। तो ये बड़ा वरदान ही साबित हो रहा है मेरी खेती में मेरे लिए, और मैं सभी से कहूंगा कि कुछ थोड़े आप प्रयोग बल्लर की खेती का अपनी खेती में करें आप, और बढ़िया अपनी आय को बढ़ाएं। जी ओम सभी को प्रणाम। बहुत बहुत शादीबाद। और सदन की ओर से आदरणीय शरद वर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापित करने का समय है। शरद वर्मा जी ने एक अलग से एक लहर निकाली है बल्लर की, जो हमारे कई किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो किसान कई उसमें कर्ज में भी चले गए थे वो आज समृद्ध बन रहे हैं। ऐसे एक बीज का जो है प्रयोग करने का यह परिणाम आया है। तो ऐसे हमारे कई बीज हैं जो इस प्रकार से हम आदान प्रदान करेंगे। और अब हम आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और अपना सुझाव सादर आमंत्रित। दिनेश जी सेमवाल जी। आदरणीय साधु, और जिस तरह से आज का चर्चा सत्र चला है उसमें बहुत ही बेसिक बातें बीजों पर हुई हैं, और बेसिक प्रश्न ही यानी जो आधारभूत प्रश्न हैं वही उठे हैं। इतने ही आधारभूत जितनी आधारभूत आवश्यकता है बीजों के संरक्षण की। और प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ था कि किस तरह से जो हमारी आने वाली जो कल योगहार में जो परिचय हुआ कंपनी का, वो बीज आगे बढ़ाएंगी, उससे किसानों को सहयोग मिलेगा बीज संरक्षण में और उनके मूल्यों को प्राप्त करने में। उसी तरह से जब प्रश्न आगे बढ़े तो प्रश्न यहाँ तक बढ़ गए कि जैविक खेती में क्या देसी बीजों की आवश्यकता है, और ये आधारभूत मूलभूत और प्रारंभिक प्रश्न है। इसका अर्थ है ये है कि हमें योगाहार में इस विषय पर जैसे कि सुझाव भी दिए गए हैं और प्रश्न भी किए गए हैं कि इस विषय पर हमें अधिकाधिक चिंतन मनन और क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। हाँ, एक प्रश्न बड़ा और जटिल प्रश्न ये है कि अभी तक हम बीजों की हाइब्रिड होने और ओपन पॉलिनेटेड होने पर समझ बनाने की कोशिश में है। यानी यहाँ भी अभी हम बीजों की प्राथमिक पाठशाला पर कार्य करने की दिशा में है, जो कि योगाहार के माध्यम से शीघ्र ही पूर्ण होगी और सभी किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। एक प्रश्न ये भी मन में कौतूहल करता है कि जब हरित क्रांति के जो बीज आगे बढ़े थे हाई
यील्ड वैरायटी आगे बढ़ी, तो उसके परोक्ष में और साथ-साथ में पैरेलल में बहुत सारे आंदोलन बीज बचाओ के रहे हैं, लेकिन वो बीज बचाओ आंदोलन कोने-कोने में उसी तरह से पड़े रहे, जैसे कि आज भी जो हमारे बीज संरक्षक, बीज उत्पादक किसान अपने बीजों को प्रसार नहीं कर पाए। और इसका एक सुंदर सा और लेकिन थोड़ा कठिन और थोड़ा पीड़ादायक जवाब ये भी है कि जब मैंने अध्ययन किया बीज संरक्षण, बीज आदान-प्रदान, और आदरणीय रंजना बहन जी ने सुंदर नाम दिया देवान-गेवान, तो इस देवान-गेवान की परंपरा में जब तक किसानों ने बीजों का आदान-प्रदान किया, तब तक तो बीज सलामत रहे हैं। लेकिन जब बहुत सारी संस्थाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन साथ-साथ में बहुत सारी संस्थाओं ने डॉक्यूमेंटेशन अधिक किया है। ये पीड़ादायक और न कहने वाली बात है, लेकिन वास्तविक बात है। और जब डॉक्यूमेंटेशन अधिक हुआ और बीजों के नाम, बहुत सारे बीजों के एक ही बीज के नाम हो गए, लेकिन रिजल्ट वहीं का वहीं रहा है। यही कारण रहा है कि हमने हरित क्रांति के पैरेलल में बातें तो की हैं, आंदोलन तो किए हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। और उसके लगभग 2 दर्जन से जीवित और जीवंत उदाहरण, जीवंत किसान हमारे पास आने वाले समय में रहेंगे। और इससे हमें सीख ये मिलेगी कि हम योगाहार के माध्यम से, और योगाहार को एक सोशल ऑडिट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कहा गया है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे कि पारदर्शिता बने रहे और हम अपने बीजों को सुरक्षित करने में कितने कामयाब हो सके हैं, ये भी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, एक रिजल्ट के रूप में योगाहार के माध्यम से। जी धन्यवाद सर, प्रणाम। ओम। बहुत बहुत शायद दिनेश जी सेमवाल जी, आपने सारी बात रख दी है। और चूंकि आप विद्वान हैं और युवाहार परिवार में हमेशा आप जो है एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, आपके पुरुषार्थ को नमन करते हुए मैं अंतिम मार्गदर्शन के लिए अब मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि आज के इस युवाहार कार्यक्रम में जो चर्चा हुई है वो आपका प्रस्ताव था और आप मार्गदर्शन दिशा देते हैं। आगे भी हमें मार्गदर्शन दें, कल हमें कैसे क्या करना है, और आज की वातावरण पे आप फाइनल कमेंट करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद मुंडेलाल जी, बहुत सुंदर आज की हमारी वार्ता रही है। और बहुत सारे जो प्रश्न, सुझाव, टिप्पणी जो आई है, मुझे आशा है कि दिनेश जी ने उसको लिपिबद्ध कर दिया है और उसको लिपिबद्ध करके वो उसको एक प्रश्न के रूप में, एक सीक्वेंस के रूप में उसको लाने का प्रयास करेंगे। और ये जो प्रश्न है, ये सुझाव है जिनको आप करेंगे, ये डॉक्टर भट्ट और सुजीत जी के साथ आप पूर्व में शेयर कर लीजिएगा जैसे इसका हो जाता है। और भी अगर कमेंट्स में कोई प्रश्न आए हैं उनको भी समावेश करके हुए उनको बता दें, तो शायद वो 24-25 या ऐसी कुछ तारीख को आने वाले हैं, तो उसका एक कार्यक्रम हम बना लें। और उस कार्यक्रम में हम अपने साथ जो और लोग जुड़ना चाहिए था लेकिन नहीं जुड़ पाए हैं, मानसिक गुजर हो गए, आपके गुजरात के हमारे भाई भरत भाई पटेल हो गए, और साकरकर जी हो गए, तो और भी जो हमारे दहिया जी है हो गए हैं, प्रकाश सिंह रघुवंशी हो गए हैं, तो उनके साथ एक सामूहिक रूप से हम एक चर्चा अगर कर लेते हैं और इस विषय पर हम आगे बातचीत करते हैं, तो जैविक और प्राकृतिक रूप से जो तैयार परंपरागत बीज जो हैं उनके संरक्षण पर, के व्यापार पर आगे कार्य करने के ये जो एक प्रयास शुरुआत की गई है, उसमें सब हम सहयोगी बन सकते हैं। इस आशा के साथ कि यह कार्य हमारा इस तरह से सफल होगा, एक नए मुकाम पर पहुंचेगा और प्रकृति के साथ चलने का जो हमें एक मौका है, प्रकृति के साथ मिलकर के चलने के लिए, अब बीज के साथ जो जुड़े हुए घटक हैं, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो रोग प्रतिरोधक जो चीजें हैं, वो सब चीजों पर भी हमें आने वाले समय पर हम उस पर भी चर्चा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सब चीज की जो फाउंडेशन है वो बीज ही है। बीज हमारा अच्छा हो गया तो बाकी चीजों को भी हम मैनेज कर पाएंगे। इतना ही मुझे कहना है। आपको बहुत सुंदर आज की वार्ता, सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। सर बहुत सुंदर आदरणीय पवन कुमार जी ने आगे आने वाले कार्यक्रम के बारे में हम सबको बताया
और युगहर परिवार का ये जो कार्यक्रम जो आगे हम चर्चा करेंगे बीज देसी बीज संरक्षण पर, उसके बारे में सबने सुना और 8:30 बज गए हैं, 1 मिनट कम है। 1 मिनट में मैं असतुर भाई को जी आमंत्रित करता हूँ। मैं आपने लास्ट कमेंट के लिए आपको बुलाती हूँ और फिर सबका आभार हो जाएगा। नाम जोड़ जी लीजिए नाम। जी बहन जी क्या बोली, मैंने सुन नहीं पाया। जी आपका भी कोई सुझाव मार्गदर्शन लास्ट आपकी भी कमेंट आज के विषय पर, तो आप भी बोलिए और फिर बाद में हम सबका आभार करा देंगे। मेरा बस यही निवेदन है सदन से आदरणीय पवन कुमार जी सहित कि हम जो बीच पर चर्चा कर रहे हैं इसके दिनेश जी लिख रहे हैं, इसके मुख्य बिंदु लिख करके हम निश्चित सरकार के पास पेश करेंगे लिख करके कि देसी बीज का संरक्षण कैसे हो सकता है और कौन कौन हम लोग इसका बीज बैंक का संधारण कर रहे हैं, उनको क्या हो सकता है, क्या तरीका अपनाया जा सकता है किसानों के बीच में। यह बात हम सुझाव जो हमारा जैसे नैपदापुरम का डेलीगेशन था, इसी प्रकार से हम बीज संरक्षण का भी रखें। आदान प्रदान करने की बात आनो बानो जो हमारा पुराना था, इस प्रक्रिया को वही अपनाया जाए। ऐसे कई सुझाव जो आएंगे वो सरकार के पास रखेंगे, हमारा यही सुझाव है। और आज का बस अब कार्यक्रम समापन करने के लिए मैं रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और समापन की घोषणा करें। जी सर, ओम जी सर, 1 सेकंड का जो है कि 1000वें पर भी चर्चा करें कि 1000वां दिन कहाँ मना रहा है। अब दिन बहुत कम बचे हैं, 44 दिन बचे हैं, तो उसकी तैयारी हो जाए। जी ओ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय पवन कुमार जी सुन रहे हैं अपने और 1000वां दिन बड़े उत्सव के साथ मनाया जाए, ऐसा रमेश चंद्र मेहरा जी का सुझाव और सबका सुझाव। जी ओ हाँ जी धन्यवाद। और आज सभी महानुभावों ने बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण सुझाव मार्गदर्शन और बहुत अच्छे जानकारी दी। आप सभी का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सुबह 5:30 बजे से हम 8:30 बजे तक लगातार नियमितता से जुड़ रहे हैं, आप सहभाग दे रहे हैं। आप सभी का भी जैसे कि हम अभी थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, जैसे शरद भैया ने भी बीच में कहा था कि हम आभार ऐसे नाम से ही क्यों, कभी कभी हम तो रोज उपस्थित रहते ही है, हमारे तो उपस्थिति के अलावा ये कार्यक्रम ही नहीं है सबका। तो सबसे पहले मैं योग शिक्षक आदरणीय संदीप भाई का और आदरणीय हमारे सभी योगहार से, आज तो मुख्य अतिथि नहीं थे, आप सभी का मैं मनपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं, तब तक सबका दिन मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे। जी ओम, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। और जय श्री राम। कल जय श्री राम, कल योगहार उत्सव 1000वां कहाँ कैसे मनाया जाए इस पर चर्चा हो, ऐसा मेरा सुझाव है। जी ओम सतको नमः ओम। जी धन्यवाद सर, प्रणाम। जी धन्यवाद, आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो गया है, बड़ी चिंता थी, और पूर्ण स्वस्थ रहें। चूंकि आपके बगैर अधूरा रहता है ये योगहार परिवार। हाँ सर जी, ये स्वास्थ्य मेरे ही कारण गड़बड़ भी हुआ और मैंने प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चला मैं, और फिर वापस आ गया साथ साथ जी। और आप सभी की आशीर्वाद से और मार्गदर्शन में मैंने फिर अपने को दुरुस्त किया है। धन्यवाद, प्रणाम।